फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी मेंस के सीरीज़ में आज हम लोग प्रस्तावना को पढ़ेंगे। ठीक है। प्रस्तावना जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्ज़ाम में हमेशा ही इससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि आखिर इसमें किस प्रकार से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसकी क्या प्रकृति रही है, और साथ ही साथ हम प्रस्तावना के सभी आयामों को डिस्कस करेंगे ताकि हमें मेंस को समझने में सहूलियत हो सके, मेंस एग्ज़ाम को हम अच्छे से लिख सकें। तो आइए सबसे पहले हम इसके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे 64th बीपीएससी में हाल ही में जो एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, 64th बीपीएससी 2019 में प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध किए गए ये बताता है। जैसे हम लोग जब प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो वहाँ पे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये जो घोषित हुआ है प्रस्तावना के माध्यम से, तो इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए या इन सभी घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए आखिर संवैधानिक उपबंध कौन कौन से हैं उनका जिक्र करना है। तो ये हम लोग आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग ये जो अब पढ़ेंगे उसमें हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कि 45वीं बीपीएससी में यहाँ पे 2002 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति एवं उसके महत्व का मूल्यांकन कीजिए कि आखिर भारतीय संविधान का जो ये प्रस्तावना है उसका अपने आप में क्या महत्व है और इसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे पूछा गया था 42वीं बीपीएससी में कि भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व का परीक्षण कीजिए, यानी कि इसका क्या महत्व है, उद्देशिका का क्या महत्व है तथा इसका क्या दर्शन है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि इसका दर्शन मतलब कि किस मनोभावों के साथ, किस विचारों के साथ इसको बनाया गया था एवं इसका महत्व क्या है, इन सभी चीज़ों का परीक्षण करना है। तो हम लोग यही पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं प्रस्तावना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना की प्रकृति, प्रस्तावना का महत्व, फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा के संवैधानिक उपबंध कौन कौन से हैं वो हम लोग पढ़ लेंगे। और उससे जो है हमारे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रस्तावना में हम क्या करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आए 3 पार्ट में लिखा जाता है। इंट्रो, दूसरा जो होता है उसका मेन बॉडी होता है, और तीसरा जो होता है उसका कंक्लूजन होता है। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम प्रस्तावना से संबंधित जो भी मतलब संवैधानिक बातें की गई है, आखिर प्रस्तावना किन चीज़ों को व्यक्त करता है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे लिख देंगे इंट्रो वाले पार्ट में। साथ ही साथ मेन बॉडी में जो क्वेश्चन का जो मूल तत्व है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ ये जो कंक्लूजन वाला पार्ट है वो हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए कंक्लूजन का पार्ट। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना आखिर क्या है। तो देखिए प्रस्तावना की प्रकृति हम लोग ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहा जाता है। यह संविधान निर्माताओं के उन सपनों या मनोभावों को व्यक्त करता है जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के दौरान देखा था। ये एक क्या हो गया, ये एक इंट्रोडक्शन हो गया प्रस्तावना का। प्रस्तावना से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके सामने बीपीएससी मेंस में आए तो यहाँ से हम इंट्रोडक्शन दे के स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसके साथ ही साथ अगर कुछ हम कोटेशन वहाँ पे डाल दें कि नन्ही पालकीवाला के अनुसार, के.एम. मुंशी के अनुसार, डी.डी. बसु के अनुसार आखिर प्रस्तावना क्या है, तो नन्ही पालकीवाला के शब्दों में संविधान का परिचय पत्र है प्रस्तावना। ठीक है, जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का परिचय पत्र है, नन्ही पालिकावाला ने कहा था। के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना जो है वो संविधान की राजनीतिक कुंडली है, के.एम. मुंशी के अनुसार। ठीक है, और डी.डी. बसु के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य तथा आदर्श हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लक्ष्यों को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, लिहाजा प्रस्तावना में आम भारतीयों की आकांक्षाओं का दर्पण भी कहा गया है। यानी कि ये यहाँ पे इसका जो कोटेशन था ये भी हम वहाँ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि
प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे अगर पूछे तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम इतना डालेंगे, वहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ एरिया अच्छे से कवर हो जाएगा और ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी लगेगा, क्योंकि हमने ये सारे कोटेशन को भी डाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमने प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया है। ये आपकी जानकारी के लिए लिखा गया है, वहाँ पे डाल भी सकते हैं और नहीं भी उस एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक है, हमने प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया है, जबकि इसकी भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ये पीटी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रस्तावना की प्रकृति देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था ना यहाँ पे कि बताइए कि प्रस्तावना की प्रकृति एवं इसके महत्व का मूल्यांकन कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रस्तावना की प्रकृति हम लोग पढ़ेंगे कि प्रस्तावना की प्रकृति क्या है। तो देखिए कि प्रस्तावना की प्रकृति को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से रेखांकित कर सकते हैं। ठीक है, किन किन बिंदुओं के माध्यम से हम उसकी प्रकृति को रेखांकित कर सकते हैं। देखिए अब अगर हम प्रस्तावना के प्रथम वाक्यांश पर ही गौर करें तो हम यह पाते हैं कि भारत की संप्रभुता, भारत की शक्ति का स्रोत जो है वो भारत की जनता है। जैसे जैसे ही प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग से जो स्टार्ट होता है हमारा प्रस्तावना, यानी कि कहीं ना कहीं प्रस्तावना का जो शुरुआती ही भाग है वो संदर्भित कर देता है कि ये भारत की जो शक्ति की स्रोत है ये भारत की जनता में निहित है, भारत की जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में निहित है। तो ये इसकी प्रकृति है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए प्रस्तावना का कोई विधिक महत्व नहीं है, अर्थात इसे न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। विधिक महत्व नहीं होने का मतलब ये होता है कि इसको लेकर के हम कोई कोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम मौलिक अधिकार में करते हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये कोई विधिक महत्व का चीज़ नहीं है प्रस्तावना, इसके खिलाफ हम कोई भी न्यायिक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, इसके कोई न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये भी इसकी प्रकृति है। प्रकृति मतलब क्या होता है कि आखिर उसके साथ वो क्या बताना चाह रहा है। किसी भी चीज़ की प्रकृति क्या है उसका अर्थ ये हुआ कि वो बताना क्या चाह रहा है, प्रस्तावना क्या बताना चाह रहा है, प्रस्तावना को क्या क्या चीज़ों का संरक्षण प्राप्त है या नहीं है। इन सभी चीज़ों की जानकारी जो हमें उसके बारे में मिलती है तो वही उसकी प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, तो यही हुआ। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इसी लेकर हमारे देश में दो प्रकार की विचारधाराएं विद्यमान थी। एक गुट का मानना था कि संविधान के परिचय पत्र के रूप में प्रस्तावना की कुछ खास भूमिका नहीं है, यदि इसे बाहर भी कर दिया जाए तो संविधान की प्रकृति पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है या नहीं है, इस पे जो है दो विचारधाराएं थी। एक विचारधारा मानता था कि ये संविधान का अभिन्न हिस्सा है और एक विचारधारा ये बोलती थी कि नहीं, ये एक किताब का जो शुरू वाला जो एक होता है इंडेक्स को अगर आप हटा भी दीजिएगा तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है सारी बातें उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ऐसा है प्रस्तावना। ठीक है, तो एक धर तो ये मानता था कि संविधान के परिचय पत्र के रूप में प्रस्तावना की कुछ खास भूमिका है ही नहीं, अगर इसको बाहर भी कर दिया जाए ना प्रस्तावना को तो संविधान की प्रकृति पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा मानना था गुट का। वहीं दूसरी विचारधारा के लोग प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा मानते थे। ठीक है, ये सारी बातें जो है वो प्रस्तावना की प्रकृति में कही जा रही है। ठीक है, कि क्या उसकी प्रकृति है। अब देखिए कि 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बेड़ूवाड़ी का जो केस हुआ था, बेड़ूवाड़ी बनाम संघवाद, इसमें क्या हुआ था। देखिए बेड़ूवाड़ी केस ये था कि पाकिस्तान, भारत में रहने वाला जो लोग थे, भारत में रहने वाले कुछ लोग थे और भारत के ज़मीन को पाकिस्तान को दे दिया गया था, जबकि वहाँ के जो लोग थे बेड़ूवाड़ी के वो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे, परंतु जबरन भारत सरकार को ऐसा करना पड़ा था क्योंकि वहाँ कुछ मजबूरी थी और इसीलिए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बेड़ूवाड़ी के लोगों ने वहाँ पे अपना याचिका दायर की। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे निर्णय देते हुए यह कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उसमें ये बात निकल के सामने आया 1960 के बेड़ूवाड़ी केस में कि देखिए जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। परंतु आगे चलकर 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का जो वाद हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय की समीक्षा करते हुए यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।
ठीक है। देखिए यहाँ पे न्यायिक समीक्षा हुई, ठीक है। जो पुराना जो डिसीजन था 1960 ईस्वी में बेरूबारी बनाम संघवाद और 1973 में केशवानंद भारती बनाम संघवाद, दोनों में जो हुआ डिसीजन एकदम से चेंज हो गया। जहाँ एक तरफ 1960 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि देखिए ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, वही 1973 के केशवानंद भारती बनाम संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है तथा इसमें भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन का प्रावधान शामिल है, ऐसा उन्होंने कहा था, ठीक है। अब प्रकृति जो है प्रस्तावना की हम उनके संदर्भ बिंदुओं के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारी प्रस्तावना की प्रकृति उनकी न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता की भावना को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। देखिए वहाँ पे जो जब आप पढ़िएगा प्रस्तावना तो उसमें न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है और बंधुता की बात की गई है। तो किस प्रकार की न्याय, तो वहाँ पे न्याय जो होता है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता जो होता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, ये बंधुता को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का बात यहाँ पर किया गया है और 2 प्रकार की समानता का। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि आखिर हमारा जो प्रस्तावना है वो किस प्रकार से, उसकी प्रकृति क्या है, वो न्याय की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है, बंधुता की बात करता है। साथ ही साथ अगर आप उसके शुरुआती वर्ड पे ही ध्यान दें, हम भारत के लोग, तो वहाँ से ये पता चलता है कि भारत का जो सारा शक्ति है वो यहाँ की जनता में निहित है। संविधान की जो सर्वोच्च शक्ति है वो यहाँ की जनता में ही निहित है, ऐसा पता चलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि हमारा प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता तथा 2 प्रकार की समानता की बात करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो देखिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कि भारतीय प्रस्तावना अपने शब्दों के माध्यम से भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा गणतांत्रिक की प्रकृति का वर्णन करता है, ठीक है। यहाँ से तो हमने देखा ही था। जब आप पूरे प्रस्तावना को पढ़िएगा तो इन सारे वर्ड को उसमें आप पाइएगा, ठीक है। चलिए हमने यहाँ से प्रस्तावना की प्रकृति को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। अब इसके महत्व को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये प्रस्तावना का महत्व क्या है, तो प्रस्तावना की महत्ता को वर्णित करते हुए विभिन्न संविधानविदों ने कहा है, देखिए यहाँ पे प्रस्तावना का महत्व जो है संविधानविद जो थे उनका अगर कोटेशन डायरेक्ट हम डालें और ज़्यादा अच्छा है। हम अपने मन से क्यों लिखें, जो अगर उसमें PhD हासिल किए हुए हैं, संविधानविद ने जिन्होंने उनमें पूरा गहन अध्ययन करके अपना विचार प्रकट किया है, अगर वो उसकी महत्ता को बताते हैं और उन्हीं की बातों को हम जाकर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर जो होंगे ना वो और ज़्यादा प्रभावित होंगे कि इन्होंने उनके विचारों को यहाँ पे लिखने का कार्य किया है। तो देखिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो थे M हिदायतुल्लाह मानते हैं कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, जिससे हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीके को दिखाया गया है, ठीक है ना। देखिए इन्होंने कहा है कि इसका महत्व ये है कि ये जो प्रस्तावना है ना वो हमारा शरीर, ये हमारा जो समाज है उसको, उसका जो तौर तरीका, रहन सहन, उसका जो परिवेश है, उन सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है और इसी चलते इन्होंने भारत को संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है, ठीक है, हिदायतुल्लाह ने। तो ये याद रखना है कि हिदायतुल्लाह ने संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है प्रस्तावना को, ठीक है, और जिससे हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दिखाया गया है इसमें, ठीक है। ये यहाँ से
पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न संविधानविदों ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, संविधान का आभूषण जैसे वाक्यों से अलंकृत भी किया है। देखिए ये सब जो वर्ड हैं कि ये संविधान की कुंजी है, ये संविधान का आभूषण है, ये सब वर्ड कहीं ना कहीं, ये सब जो सेंटेंस वर्ड हैं वो उनकी महत्ता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर कोई कुछ होगा नहीं तो उसका झूठ मूठ का बड़ाई क्यों किया जाएगा। तो ये संविधान का आभूषण, संविधान की कुंजी, ठीक है, संविधान की आत्मा, ये सब जो बोला जा रहा है कहीं ना कहीं उनकी महत्ता को तो प्रदर्शित कर रहा है ना। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं कि प्रस्तावना की महत्ता को हम इस बात से भी अनुमानित कर सकते हैं कि जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत हमारा संविधान की प्रस्तावना निम्न बिंदुओं को अपने शब्दों के माध्यम से प्रतिबिंबित करता है। देखिए हमारे जो संविधान में जो ये जो प्रस्तावना आता है, तो प्रस्तावना में संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात आती है ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ऐसे, तो ये सारे बातों को जो वहाँ पे समाहित किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों का एक अपना अलग महत्व है। तो वो संविधान का जो ये प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना के महत्व को इनडायरेक्टली यहाँ पे दर्शाने का काम किया गया है। साथ ही साथ नागरिकों के संदर्भ में भी अपनी महत्ता को संदर्भित करते हुए निम्न शब्दों को अलंकृत करता है। जिस प्रकार से समानता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है जो हमने पीछे देखा था, न्याय की बात करता है तथा वो बंधुता की बात करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके महत्व में आ जाएंगे। तो हमने प्रस्तावना के महत्व को भी देख लिया, साथ ही साथ प्रस्तावना की जो प्रकृति थी, तो प्रकृति को भी हमने समझने का प्रयास किया। तो यहाँ से हम लोग अब इस प्रश्न को तो कर ही सकते हैं, जो यहाँ पे ये प्रश्न था कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना की प्रकृति तथा महत्व का मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। सबसे पहले प्रस्तावना का क्या लिख देंगे वहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट, कि प्रस्तावना संविधान का परिचय अथवा भूमिका को कहा जाता है या संविधान निर्माताओं के उन सपनों या मनोभावों को व्यक्त करता है जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के दौरान देखा था। साथ ही साथ ननी पालिकीवाला के शब्दों में संविधान जो है ये प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है, परिचय पत्र है। के मुंशी के शब्दों में जो प्रस्तावना है वो संविधान की राजनीतिक कुंडली है। डी बसु के अनुसार ये जो संविधान में वर्णित जो उद्देश्य तथा आदर्श हैं वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लक्ष्यों को अभिव्यक्त करते हैं। इतना हम लोग क्या दे देंगे, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग लिख देंगे इसका प्रकृति किस प्रकार का है, महत्व किस प्रकार का है, वो हमने नीचे पढ़ा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसके कौन कौन से संवैधानिक उपबंध हैं। तो सबसे पहला कि संप्रभु जो शब्द आया है, देखिए हमने ये प्रश्न भी देख ही लेना चाहिए कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है कि अपनी प्रस्तावना में भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है, तो इसको क्रियान्वित करने के लिए संवैधानिक उपबंध कौन कौन से दिए गए हैं ये पूछता है। तो इन सभी के लिए, समाजवादी के लिए, धर्मनिरपेक्ष के लिए तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए, इन तीनों के लिए संवैधानिक उपबंध कौन कौन से हैं ये हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो ये है संवैधानिक उपबंध। तो संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, न ही किसी का डोमिनियन है। भारत के संविधान की आत्मा कहे जाने वाले प्रस्तावना के शुरुआती वाक्यांशों पर अगर हम गौर करें तो यह पाएंगे कि भारत की संप्रभुता तथा शक्ति का स्रोत भारत का जनता है। ठीक है, यानी कि ये जो संप्रभु है इसका क्या संवैधानिक उपबंध हुआ जी, संवैधानिक उपबंध इसका यही हुआ कि देखिए अगर हम उसको देखेंगे प्रस्तावना को, तो उसकी शुरुआती वर्ड को अगर ही हम देखेंगे तो वहाँ से ही हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये जो पूरा भारत की जो शक्ति है और भारत की जो संपूर्ण संप्रभुता है वो भारत की जनता में निहित है, और इसका सारा शक्ति का सारा स्रोत सारा का सारा भारत का जनता ही है। ये उसका एक संवैधानिक उपबंध को दर्शा रहा है। साथ ही साथ समाजवादी की अगर हम बात करें तो हमारे प्रस्तावना में इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। यह रूस के समाजवाद से प्रभावित है। हालांकि ऐसा नहीं है
कि इस शब्द के जुड़ने से ही हमारे अंदर समाजवादी भावना जागृत हुई है। हमने पहले ही संविधान के भाग 4 के तहत 39C और 39B जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत समाजवादी स्वरूप को अंतर्निहित पाया है। देखिए 39B में क्या है कि राज्यों के अधीन उत्पादित वस्तुओं पर सबका समान अधिकार होगा, ये 39B में कहता है। तो ऐसा बात नहीं है कि हम लोग पहले से समाजवादी नहीं थे। भले समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया हो, लेकिन हम लोग ऑफिशियली, ठीक है, ऑफिशियली हम लोग 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद इसमें समाजवादी शब्द को जोड़ पाए, लेकिन हमारा जो संविधान है वो पहले से ही समाजवाद के स्वरूप को अंतर्निहित किया हुआ था, जैसा कि हम लोग अनुच्छेद 39B में देखते हैं। 39B में बोला गया था कि राज्य के अधीन जितने भी उत्पादित वस्तु होंगे उस पर सबका क्या होगा, समान अधिकार होगा। समान अधिकार होने का मतलब क्या हुआ कि सबके लिए है, ठीक है, वो समाजवाद की अवधारणा प्रकट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कि 1955 में भी कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में समाजवाद को परिभाषित करते हुए कहा था कि समाजवाद का उद्देश्य सभी वर्गों के लोगों में अवसर की समानता तथा समाज के शोषण जैसी विभेदों को समाप्त कर समाज में शांतिपूर्ण तथा समता रूपी ढांचा का विकास करना है। देखिए 1955 में भी कांग्रेस ने कहा था, तो ऐसा नहीं है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद ही मतलब कि समाजवादी हम लोग हुए हैं। ये बहुत पहले से ही समाजवादी धारणा हमारे अंदर व्याप्त थी, ठीक है। 39B तथा 39C के माध्यम से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ 1955 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें भी समाजवाद शब्द को परिभाषित किया गया था, तो वहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। अब ये जो पंथ निरपेक्ष की बात है ना, तो देखिए पंथ निरपेक्ष क्या है, तो इस शब्द को भी संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। धर्म किसी भी व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है। राज्य का कोई अपना आधिकारिक रूप से धर्म नहीं होगा। सरकार के द्वारा किसी धर्म को न तो प्रोत्साहित और न ही उसको हतोत्साहित किया जाएगा, यानी कि न ही उसका विरोध किया जाएगा, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकारों में हमने पढ़ा था कि अपने अपने धर्मों के अनुसार मतलब संस्था बनाने का अधिकार है और उसको अंतर्ग्रहण मतलब कि किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, आपको खुली छूट है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, राज्य हैं, तो धर्मनिरपेक्षता को यहाँ पे दर्शाने का काम करता है कि नहीं। हम उसको मौलिक अधिकारों के तहत ही पाते हैं और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि न उसका कोई सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है और न ही उसका कोई विरोध किया जाता है। तो ये हो गया, ये धर्म जो है निजी आस्था का सब्जेक्ट है, इसको राज्य के द्वारा कोई भी मतलब कि ऑफिशियली उसको प्रमोट नहीं किया जाता है, सब पे समान और बराबर ध्यान दिया जाता है। हालांकि इस शब्द के जुड़ने से पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यद्यपि संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है, परंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि संविधान के निर्माता भी ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो हमने देखा कि पंथ निरपेक्ष जो है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष यहाँ से, फिर हमने देखा कि यहाँ से समाजवादी, और फिर हमने देखा कि यहाँ से जो संप्रभु है। तो इन सारी चीज़ों को हमने देखा कि आखिर इसका संवैधानिक उपबंध क्या है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर प्रस्तावना के महत्व को, साथ ही साथ हमने यहाँ पे इसकी प्रकृति को हमने समझा, ठीक है। तो हम यहाँ से अब देखते हैं प्रश्न को, बोलता है कि उसके महत्व को बताइए, महत्व क्या है उसका। तो हमने प्रस्तावना के महत्वों को देख लिया। फिर हमने देखा कि उसका दर्शन, यानी कि वो किस विचारों के साथ बनाया गया था, किस मनोभावों के साथ बनाया गया था, वो बताना है, वो भी हमने बता दिया, ठीक है। फिर प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन करना है, तो प्रकृति एवं महत्व को हमने बताया। साथ ही साथ यहाँ पे फिर बताना है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो घोषित हुआ है उसके कौन कौन से संवैधानिक उपबंध हैं, तो ये भी हमने बता दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हो गया, चलिए थैंक यू, धन्यवाद।